पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टार्च। क्या पढ़ेंगे? तो पॉलीसेकेराइड, इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं एक है स्टार्च, दूसरे नंबर पर है सेल्यूलोज, और तीसरे नंबर पर है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों जो है ना पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं ना अपने, उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च मुख्यतः पेड़ पौधों के तनी में, जड़ों में और भोजन के पदार्थ में, जैसे अनाज होती है अपने, गेहूं है, चावल है, गेहूं चावल के अलावा अपना आलू है, इनमें मुख्य रूप से संचित भोज्य पदार्थ के रूप में एकत्रित रहता है। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जैविक महत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की ये सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसका मुख्य रूप से उपयोग अपन भोजन के रूप में करते हैं सभी जीवधारी, खासतौर पर प्राणी। पेड़ पौधों के शरीर में जो भोजन स्टार्च के रूप में संचित होकर के रहता है, उसी का उपयोग ज्यादातर सभी प्राणी, शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं वो सब इसका सेवन करते हैं और इससे अपने भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से सेल्यूलोज पेड़ पौधों की सामान्यतः जो कोशिकाएं होती है ना, उसकी संरचना का मुख्य घटक है। क्योंकि पौधे की कोशिका के चारों तरफ हमने कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो उस कोशिका भित्ति का ज्यादातर भाग किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। तो सेल्यूलोज का जो सबसे ज्यादा जो उपयोग है कोशिका भित्ति के बनाने में होता है। यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं बनी होती है वो सेल्यूलोज के द्वारा ही बनी होती है। अब कोशिका भित्ति में इसके अलावा और भी है, जैसे पैक्टिन, सुवेरिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलीसेकेराइड की किस्म है। अब इनको हम पॉलीसेकेराइड क्यों कहते हैं? पॉली शब्द का उपयोग किया जाता है बहुत के लिए। किसके लिए किया जाता है? बहुत, यानी कि कई सारे। और सेकेराइड शब्द का उपयोग हम करते हैं सरल इकाई के लिए। सरल इकाई, अब सरल इकाई से हमारा लेना देना कार्बोहाइड्रेट की उस इकाई से है जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं आसानी से कर लेती हैं, जैसे ग्लूकोज। सरल इकाई में अगर मैं बात करूंगा तो अपन ने 3 पढ़े थे मोनोसेकेराइड, है ना, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सारी की सारी सरल इकाइयां हैं जिनका उपयोग जो कोशिकाएं होती है वो आसानी से कर देती है। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम मोनोसेकेराइड क्या कहते हैं? मोनो। और इन सभी का अनुसूत्र तो सब लोग जानते हैं। इनका अनुसूत्र सभी का क्या है? C6H12O6। तो ये हम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब यहाँ से हम निकालेंगे। पॉलीसेकेराइड का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका एक अणु जलीय अपघटन पर, अर्थात मैं यहाँ से जैसे स्टार्च का, इन सभी का देखो अनुसूत्र बिल्कुल समान है। स्टार्च का और सेल्यूलोज का इनका अनुसूत्र है C6H10O5 का होल N, ठीक है। जैसे हमारा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का अनुसूत्र समान था, और जैसे इन सभी मोनोसेकेराइड का अनुसूत्र समान है, वैसे ही स्टार्च और सेल्यूलोज का अनुसूत्र भी क्या है? C6H10O5 का होल N, ये समान अनुसूत्र है। तो जब इसके, अब N का मतलब है, होल N का मतलब ये है कि इसी अनुपात में, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर जिस अनुपात में जुड़े हुए हैं इसके एक अणु में, उसके कई सारे अणु, N का मतलब है बहुत सारे अणु संगठित होकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। इस जटिल संरचना वाले अणु को ही हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि जब इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का क्रिया
जल के साथ होगी, जल के एन अणु इसके साथ क्रिया करते हैं, यानी जलीय अपघटन होता है जिससे ये अणु इसी में जुड़ जाता है। ये अपघटन जो है अम्लीय माध्यम में होता है, इसमें होता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में जब ये क्रिया होगी तो ये आपस में ही संगुणित होकर के यहाँ पे टूट जाएगा, संगुणित अणु जो है ना वो टूट जाएगा जल के साथ, और ये कई एन अणु ग्लूकोज की देगा, किसकी देगा, एन अणु छोटी छोटी मोनोसैकेराइड की देंगे, तो C6H12O6, ये सारी इकाइयां किसकी बनेंगी, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की कई सारी इकाइयां बनेंगी। एन का मतलब क्या है, इन अणुओं की संख्या जो निश्चित नहीं है कितनी हो सकती है, इसीलिए बहुत सारी इकाइयां बनती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी पॉलीसैकेराइड की क्रिया जल के साथ होगी, यानी जलीय अपघटन उसका होगा अम्लीय माध्यम में, तो ये वियोजित होकर के ये बाकी के जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसके जैसी कई सारी सरल इकाइयों में विभाजित हो जाएंगे, यानी इनका एक अणु ही बहुत सारी सरल इकाइयों को बनाएगा, इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें से स्टार्च की संरचना के ऊपर थोड़ा सी हम चर्चा करते हैं। स्टार्च की जो संरचना है एक्चुअल में ये बनी होती है अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों से, किससे मिलकर बनी होती है, अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसकी इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। अल्फा ग्लूकोज की इकाई आपस में सम्मिलित होकर ऑक्सीजन बंध के द्वारा, जो ग्लाइकोसाइडिक बंध मैंने कल आपको बताया था ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां मिलकर के स्टार्च को फॉर्म करती हैं, स्टार्च को बनाती हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के अंदर जो इसकी सरल इकाइयां होती हैं वो होती हैं बीटा ग्लूकोज की, किसकी होती हैं, बीटा ग्लूकोज की कई सारी इकाइयां होती हैं जो मिलकर के सेल्यूलोज को बनाती हैं। अब जैसे अल्फा ग्लूकोज की जो संरचना थी अभी, मैं इसकी संरचना यहाँ पर पढ़ा है ना, कल अपन ने बनाया था, तो ये संरचना तो आपको याद आई ही होगी। ये तीसरे नंबर के कार्बन पर अपन ने क्या कहा था कि OH ऊपर जाएगा, और अब यहाँ पर अब इसके साथ से अल्फा ग्लूकोज में एक OH एक दिशा में होता है, बाकी के सारे OH कहाँ होते हैं, विपरीत दिशा में। तो ये कौन सा बन गया अपना, ये जो संरचना है ये किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज की संरचना इससे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कहने कहां पर होगा, अपने C1 कार्बन पर जो OH का विन्यास था वो कैसा होता है, भिन्न, और उससे अपना बीटा ग्लूकोज होता है। तो इसमें जो इकाई है बीटा ग्लूकोज की संरचना में निश्चित होती है, तो इसकी विन्यास को भिन्न कर दीजिए आप। तो चलिए ये वाली इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये वाला अपना वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर विन्यास भिन्न करना है अपन को, तो इसमें OH का है नीचे, इसका OH कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की साइड, टैप नीचे आएगा। अब इसमें एक आंसर का मैंने अंतर जो है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, तो दूसरे वाले कार्बन पर जो OH आएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, और इसमें जाएगा ऊपर, ये ऊपर पहुंच गया, इसका OH कहाँ जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से ये कौन सा ग्लूकोज हो जाएगा अपना, बीटा डी ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, और इसके अंदर स्टार्च के अंदर अपना क्या है, अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपना ये स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। अब एक एक करके अपन इसके जो प्रश्न है थ्योरी में थोड़ा सा इसको पढ़ के देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है स्टार्च क्या है, इसके गुण तथा उपयोग लिखने हैं अपन को। तो देखिए स्टार्च क्या कह रहा है साहब, स्टार्च प्रकृति में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है जिसका अणुसूत्र C6H10O5 का होल n है। ये ठीक है, यही तो सूत्र है। आगे कह रहा है स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। इसको बहुलक क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज के कई सारी ऐसी छोटी छोटी इकाइयां ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध बना करके जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये इसका क्या है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। इसमें अल्फा ग्लूकोज इकाई परस्पर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती है। स्टार्च हरे पेड़ पौधों में प्रचुरता से पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और कहां पर पाया जा रहा है सर? देखिए ध्यान से, पेड़ पौधों की जड़ों में, बीजों में, और इनमें मुख्यतः यह भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होकर के रहता है। जैसे आपने शकरकंदी खाई होगी, शकरकंद जो होता है उसमें भी स्टार्च ही है, तो वो उसमें स्टार्च संचित होने के कारण क्या होता है, फूल जाता है। आलू आपका तना है, आलू के अंदर भी स्टार्च रहता है। चावल है, इनमें भी क्या है, स्टार्च रहता है। अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, इनमें भी स्टार्च रहता है। तो ये भोज्य पदार्थों के रूप में पेड़ पौधों में संचित रहता है। इसके अलावा इसकी संरचना के बारे में तो वो कह रहा है स्टार्च की संरचना में दो भाग होते हैं। चलिए तो एक एक करके थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं। स्टार्च की जो संरचना है इसके दो भाग हैं। एक भाग है, इसका नाम है एमाइलोज। एक भाग कौन सा है? एमाइलोज। तो जो दूसरा भाग है इसकी संरचना के आधार पर अगर अपन देखें, इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो एमाइलोज वाला भाग होता है इसका, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, देखिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में भी अंतर है। यह अल्फा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक होता है। यानी ये कैसा होता है? अल्फा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक। इसका मतलब समझ रहे? यानी कि स्टार्च की संरचना में जो दो भाग हैं जिसमें से एक एमाइलोज है, एमाइलोज वाला भाग अल्फा ग्लूकोज जो है ना, इसका रेखीय बहुलक है। यानी यहाँ पर जो अल्फा ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं वो एक रेखीय संरचना में, सीधी संरचना में जुड़ेंगी। यानी बहुलक तो है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु के साथ ये कैसे जुड़ेंगी? सीधी संरचना में जुड़ती हुई चली जाएंगी एक तरफ से। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे अल्फा ग्लूकोज और बीच में ऑक्सीजन परमाणु, और फिर से क्या आ जाएगा? अल्फा ग्लूकोज, फिर से ऑक्सीजन परमाणु, फिर से अल्फा ग्लूकोज। तो ये कैसी संरचना है? रेखीय। कैसी संरचना है? रेखीय संरचना है। तो जब इस तरीके से रेखीय संरचना में जुड़ते चले जाएंगे, जैसे अल्फा ग्लूकोज ऑक्सीजन, अल्फा ग्लूकोज ऑक्सीजन, अल्फा ग्लूकोज, तब इस प्रकार का जो भाग बनेगा उसको कहेंगे अपन एमाइलोज। समझ में आ गया? ये कौन सा भाग हो जाएगा तुम्हारा? एमाइलोज। अब एमाइलोपेक्टिन वाला भाग है, ये रेखीय संरचना नहीं है, ये साकेत संरचना है। कैसी संरचना है? साकेत संरचना। साकेत संरचना मतलब ऐसे सीधे नहीं जुड़ेंगे। एक ग्लूकोज ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा, फिर आगे की संरचना में दूसरा ग्लूकोज इधर शाखा छोड़ दी, फिर इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, कई सारी शाखाएं विभाजित हो जाती है। जैसे अपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, तो हाइड्रोकार्बनों में कार्बन की दो प्रकार की श्रृंखलाएं बनी थी। एक रेखीय श्रृंखला यानी कि खुली श्रृंखला का एक प्रकार था, दूसरी साकेत श्रृंखला। तो जब इसके अंदर जो अल्फा ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज के अणु साकेत संरचना में जुड़ते हैं, यानी इसमें जो अल्फा ग्लूकोज होते हैं रेखीय की जगह ये कैसा हो जाएगा? साकेत संरचना। ये साकेत बहुलक होगा। साकेत बहुलक किसका हो जाएगा? अल्फा ग्लूकोज का साकेत बहुलक होगा। समझ में आ गया? तो उस भाग को बोलते हैं अपन एमाइलोपेक्टिन। अब इसमें जो एमाइलोज है इसकी एक खासियत मैंने आपको बताया था कि स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ मिलकर नीला रंग उत्पन्न करता है। कौन सा रंग उत्पन्न करता है? नीला रंग। तो नीला रंग ये वाला भाग करता है। एमाइलोज की खासियत है कि जब भी ये आयोडीन के विलयन के संपर्क में आता है तो नीला रंग उत्पन्न करता है, और इसका ये जो नीला रंग है वो गर्म करने पर गायब हो जाता है। गर्म करने पर क्या होता है? गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से ठंडा होता है तो नीला रंग फिर से आ जाता है। जबकि ये वाला भाग जो है ना
वो आयोडीन के साथ नीला रंग उत्पन्न नहीं करेगा। ये जल के अंदर थोड़ा सा घुल जाता है, लेकिन ये वाला भाग जल के अंदर घुलता नहीं। जैसे आलू को अपन काटते हैं और पानी के अंदर अगर उसको धोएं अपन, तो आलू को काटने के बाद पानी के अंदर धोते तो पानी का रंग हल्का सा चेंज हो जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो हल्का सा घुला हुआ है। और बाकी का जो भाग होता है, तो छोटे छोटे कणों की संरचना पानी में नीचे तली में बैठ भी जाती है। तो जो घुलने वाला भाग है वो तो एमाइलो है, जो पानी में हल्का सा घुल जाता है। और एमाइलोपेक्टिन जो है ना, वो घुलता नहीं है, बल्कि वो तली में बैठ जाता है। समझ में आ गई पूरी बात? अब थोड़ा सा इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं क्या क्या है। तो स्टार्च की संरचना में दो भाग होते हैं, एमाइलोज पहला भाग है। यह क्या कह रहा है, यह अल्फा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है जो जल में विलय होता है, यानी ये पानी में घुल जाता है तथा आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। ठीक है, स्टार्च की संरचना का लगभग ये 20% भाग होता है। ये कितना होता है? 20%। और ये कितना होता है? 80%। यानी ये टोटल स्टार्च का अणु बनता है, उसमें से 20% भाग होता है एमाइलोज का और 80% भाग होता है एमाइलोपेक्टिन का। ये एक ही नाम है ना, एक ही शब्द है, यहाँ पे जगह नहीं किसी भी नीचे नहीं है। तो एमाइलोपेक्टिन का, तो ये इस तरीके से स्टार्च के पूरे अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया इतना पूरा? दूसरा, एमाइलोपेक्टिन यह अल्फा ग्लूकोज का साथित बहुलक है, यानी इसमें जो अल्फा ग्लूकोज के जो अणु होंगे वो इसकी तरह रेखीय संरचना में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि शाखाओं के रूप में जुड़ेंगे इधर उधर से ना। तो ये कैसा बहुलक हो जाएगा? साथित बहुलक हो जाएगा। साथ में क्या कह रहे हैं सब? साथित बहुलक है जो जल में अविलीय होता है, और ये वाला भाग जल में घुलता नहीं है, जल में घुलता नहीं है सब, जल में अविलीय होता है तथा आयोडीन के साथ नीला रंग भी नहीं देता है। स्टार्च की संरचना का 80% भाग एमाइलोपेक्टिन का होता है, यानी ये वाला भाग स्टार्च के कुल अणु का 80% भाग को निर्मित करता है। गुण स्टार्च के क्या है? चलो गुण पढ़ते हैं इसके। गुण क्या है सब देखो। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध तथा स्वाद नहीं होता। स्टार्च आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे अपन जो घर में मैदा यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं, वो सफेद रंग का ही होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी कि ये जल में घुलता भी नहीं है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता, कोई गंध भी नहीं। यह आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है, जो गर्म करने पर विलुप्त हो जाता है और ठंडा करने पर पुनः आ जाता है। तो ये इसके दो गुण हो गए। उपयोगिता इसके क्या है? यह भोजन का आवश्यक अंग है, जैसे रोटी, आलू, चावल, सूजी, मैदा इत्यादि। तो जिन पदार्थों का उपयोग अपन खाने के रूप में करते हैं उसका मुख्य घटक क्या है? स्टार्च। दूसरा, सूती कपड़ों को कठोर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ों को कठोर बनाने का मतलब है, जो सूती कपड़े होते हैं ना, जैसे मार्केट में तुमने देखा होगा, तो सूती कपड़े मुलायम हो जाते हैं, वो जल्दी सिकुड़ जाते हैं। तो जब कंपनियों में, इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाया जाता है, तो इसके ऊपर जो चावल होता है ना, चावल, उसका पानी के साथ माड़ जैसा बन जाता है। अपने अपने घर में पतीले में चावल बनाते हो, तो चावल उबलने के बाद, पकने के पश्चात उसका जो पानी ऐसा बाहर बचता है, तो आपने देखा होगा वो गाढ़ा सा हो जाता है। गाढ़ा क्यों हो जाता है? चावल के अंदर भी क्या है? स्टार्च। और स्टार्च के दो भाग हैं, तो उसमें जो एमाइलोज वाला भाग होता है वो जब में कैसा हो जाता है? विलय, तो वो पानी में घुल जाता है। इसके घुलने से वो बचा हुआ जो शेष भाग होता है वो गाढ़ा हो जाता है, इसका कुछ भाग घुल जाता है, तो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं माड़। उसका उपयोग इंडस्ट्री में सूती कपड़े को कठोर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सामान्यतः सूती कपड़ा क्या सिकुड़ जल्दी जाता है, तो उसको सिकुड़न से बचाने के लिए उसके ऊपर इसका लेप कर देते हैं। तो मार्केट में आप जब नया कोई भी सूती कपड़ा लेने जाओगे तो आप पाओगे कि एकदम बढ़िया कड़क कड़क होगा वो। एक दो बार धुलने के बाद वो फिर से वैसा ही हो जाता है, लेकिन पहले तो कड़क रहता है ना स्टार्टिंग में सूती कपड़ा, तो वो उसके अंदर जो कड़कपन है वो चावल का वही जो घोल लेप जिसको हम मान कहते हैं वो लगाने के कारण ही उसका होता है। तो इससे तो उसमें चमक आ जाती है, तो इसका उपयोग सूती कपड़ों को कठोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो अगला पॉइंट है इसमें, नाइट्रो स्टार्च का उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में नाइट्रो स्टार्च का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज, एल्कोहल आदि के निर्माण में हमने किण्वन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाया है, और अपना ग्लूकोज के साथ साथ एल्कोहल भी बनाया। वो ग्लूकोज की क्रिया तो यही बनाई है। जब स्टार्च की क्रिया अपन जल के साथ इसका जलीय अपघटन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो अपना मोनोसैकेराइड के रूप में अगर ये स्टार्च के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज के कई सारे अणुओं का निर्माण होगा। तो इनको बनाने में और इस ग्लूकोज का उपयोग बनाने पर फर्मेंटेशन की क्रिया, यानी जो किण्वन की क्रिया उसके द्वारा अपन क्या बनाने में करते हैं?
एल्कोहल शराब बनाने में करते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब स्टार्च के साथ अपना हो जाता था। इसके बाद अपना आता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को भी देखो समझ एक बार दोबारा से। सेल्यूलोज जो है ये भी पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों की जो कोशिका वृत्ति होती है, इसका मुख्य घटक क्या है? कोशिका वृत्ति। क्या है? कोशिका वृत्ति। कोशिका वृत्ति को बनाने में इसका उपयोग सबसे ज्यादा, यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिका वृत्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। इसके अलावा कोशिका वृत्ति के अलावा जैसे कॉटन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रुई, है ना, तो कपास, तो जो कपास होता है उसमें भी मुख्य जो उत्पाद है उसका, जो कपास का जो रुई होता है ना, उसमें जो मुख्य घटक है वो क्या है अपना? सेल्यूलोज ही है। बांस देखा होगा आपने, बांस, तो बांस के जो रेशे से होते हैं, बांस की लकड़ी में भी सबसे ज्यादा सेल्यूलोज ही है। तो ये कोशिकाओं की कोशिका वृत्ति में पाया जाता है। अब इसका उपयोग हम कहां पर? इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कागज। जो अपन जिस पेपर पर पढ़ रहे हैं, कागज बनाने में सेल्यूलोज का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। दूसरा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होते हैं? कागज के बने होते हैं, और इनका उपयोग सबसे ज्यादा जो प्रयोगशाला में कई सारी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं जिनमें अवच्छेद बनता है। क्या बन जाता है? अवच्छेद। अवच्छेद अभिक्रिया पढ़ी है आपने? जैसे कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, तो उस अवच्छेद को जैसे हमें छान करके अलग करना है, तो छानने के लिए अपन को फिल्टर पेपर चाहिए। तो उस फिल्टर पेपर का उपयोग करके हम उस विलयन को, जैसे टीप होता है, जैसे ये एक टीप है, ठीक है, ऐसी तो रहता है। तो टीप के अंदर अपन फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा देंगे और ऊपर से उस विलयन को डाल देंगे इसके अंदर। तो बाकी की चीजें जो घुली अवस्था में नीचे चली जाएगी और अवच्छेद अपना उसमें फिल्टर पेपर में रहेगा। तो फिल्टर पेपर बनाने में जिसका उपयोग सबसे ज्यादा प्रयोगशाला में किया जाता है। समझ में आ गया? तो फिल्टर पेपर बनाने में, इसके अलावा अपना वस्त्र वगैरह के भी निर्माण में कई सारे ऐसे उपयोगी चीजें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं अपनी लाइफ में, और उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलो एक बार इसको भी पढ़ते हैं। सेल्यूलोज प्रकृति में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड है जिसका आउटपुट भी यही होता है, C6H10O5 का मोल है। ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है? बीटा ग्लूकोज। जैसे ये बीटा ग्लूकोज जो अपना है, इसकी ऐसी छोटी छोटी इकाइयां रेखीय संरचना में, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जुड़ रहा था ना, वैसे अल्फा ग्लूकोज की जगह क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज इसी तरीके से रेखीय संरचना में जब जुड़ेगा तब जो संरचना बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे? सेल्यूलोज। क्या कहेंगे? सेल्यूलोज। तो ये बीटा ग्लूकोज की जो क्या है? रेखीय बहुलक है। आगे क्या कह रहा है इसमें? रेखीय बहुलक है। बहुलक श्रृंखला ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं, बहुलक श्रृंखला जो बनेगी ना, इसमें जो जुड़ेंगी बीटा ग्लूकोज की इकाइयां, वो जो इकाइयां हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ भी जुड़ी रहती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। यानी ग्लाइकोसाइड जो बंध है वो तो ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा भी आपस में जुड़ी रहती है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। पेड़ पौधों की कोशिका की जो कोशिका वृत्ति होती है उसमें और भी पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा आधे से अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोशिका वृत्ति के अंदर पेक्टिन और सुबेरिन भी पाया जाता है। सेल्यूलोज के साथ साथ क्या पाया जाता है? पेक्टिन और सुबेरिन। लेकिन पेक्टिन और सुबेरिन की तुलना में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग कागज, कपास, बांस, जूट, जूट तो देखा है आप लोगों ने, इनमें ये मुख्य घटक है। कागज देखा है, कपास देखा है, जूट बताता हूं मैं आपको। नारियल देखा, तो नारियल के जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिसका उपयोग अपन रस्सी बनाने में करते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। ठीक है, तो जूट वगैरह का जो मुख्य घटक है वो क्या है? सेल्यूलोज। अब इनका उपयोग तो आप खुद ही जानते हैं, जैसे नारियल की रस्सी भी आती है तो उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में तो अपना इसका उपयोग हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है इसके गुण देखते हैं अपन। तो गुण में देखिए फटाफट, ये जल में कैसे हैं? अविलेय। जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। इस पर सामान्य अवकर्मकों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कागज तथा कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम क्या है? देखिए, एक प्राकृतिक रेशम होता है
प्राकृतिक रेशम को रेशम कीट के द्वारा प्रयोग में मतलब उपयोग किया बनाया जाता है। रेशम कीट जो होता है एक गोल संरचना बनाता है अंडे जैसे, जिसको कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। उससे हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशम। लेकिन आर्टिफिशियल रेशम भी अपन बनाते हैं। आर्टिफिशियल रेशम को अपन कहते हैं रेयॉन। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेशम को रेयॉन कहते हैं। तो रेयॉन के बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं विस्फोटकों के निर्माण में। और एक सेल्यूलोज पेंट बनता है। सेल्यूलोज से पेंट भी तैयार किया जाता है। तो सेल्यूलोज पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंट और वार्निश जो होती है ना, तो पेंट उसको बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, स्टार्च और सेल्यूलोज की संरचना में क्या अंतर है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा। देखिए, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अल्फा ग्लूकोज की रेखीय संरचना का बहुलक है, रेखीय बहुलक है, जबकि ये शाखित बहुलक है। जबकि सेल्यूलोज में हमने देखा है कि ये बीटा ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, और ये कैसा है? रेखीय बहुलक है। कैसा बहुलक है? रेखीय बहुलक है। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं इसमें भी। नंबर फर्स्ट स्टार्च का कह रहा है ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, और सेल्यूलोज क्या कह रहा है? ये बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। दूसरा पॉइंट, ये एक शाखित बहुलक है, और ये कैसा है? रेखीय बहुलक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये दोनों कंप्लीट हो गए। सेल्यूलोज पढ़ लिया हमने और स्टार्च। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा, क्या आता है? ग्लाइकोजन। तो चलिए ग्लाइकोजन के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्लाइकोजन के बारे में देखते हैं। ग्लाइकोजन मुख्यतः एनिमल्स की सेल में पाया जाता है। प्राणी होते हैं ना, तो ये प्राणियों प्राणियों को ये अपन कहते हैं जंतु। क्या कहते हैं? जंतु की कोशिकाओं में पाया। इनकी जो कोशिका होती हैं, इनकी कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी, आपसे बताया था कि ये दोनों खासतौर पर स्टार्च स्टार्च पेड़ पौधों की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। उसी प्रकार ग्लाइकोजन एनिमल्स की जो सेल होती है, प्राणियों की जो सेल होती है, उनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। जैसे अपने शरीर में ये जो वसा है वो ग्लाइकोजन की है। ये वसा का ही एक रूप होता है। तो एनिमल्स के शरीर में जो भोजन है, जैसे तुमने जो खाना खाया, उस खाने का पाचन हुआ, और पाचन के द्वारा जितनी हमें आवश्यकता है, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है, उतना तो उपयोग कर लिया जाता है। बाकी का जो बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, वो दोबारा से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के हमारी कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है। यह मुख्यतः कहां पर एकत्रित होता है? यह मुख्यतः हमारी पेशियों में एकत्रित होता है, हमारे लिवर में एकत्रित होता है, और हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में एकत्रित होता है। मस्तिष्क जगह हो जाता है, ये एकत्रित हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका सबसे बड़ा उपयोग तो ये है कि ये एक तरीके से हमारी बॉडी में रिजर्व फूड है, संचित भोज्य पदार्थ है। अर्थात विशेष परिस्थितियों में जब हमें खाना नहीं मिल पाता, जैसे हमें व्रत रखना, अब उस समय हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को तो ऊर्जा चाहिए ना। बॉडी को ये थोड़ी ना पता है कि तुमने व्रत रखा है, वो तो कोशिकाओं से मिल गई नहीं है। तो कोशिकाओं को विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा में श्वसन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। तो भैया उनको ग्लूकोज चाहिए, तो वो कहां से उपयोग करेंगी? इसी भोज्य पदार्थ का उपयोग जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित है, उसको दोबारा से ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, और उस ग्लूकोज का उपयोग ये कोशिकाएं करती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर फंस भी जाते हैं, जैसे कहीं गए, फंस गए, तब खाना नहीं मिल पाया हमें, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में भी हमारे शरीर में ये जो वसा एकत्रित हो जाती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, तो ये भी पॉलीसेकेराइड है, यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, और उसी ग्लूकोज का उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। समय के साथ हमारे शरीर में इसका जो संचित होने का जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है। क्यों होती है?
क्योंकि जब अभी अपनी जैसे कोशिकाएं नहीं है, अपनी बॉडी जवान है, तो कोशिकाओं की कार्यविधि बहुत अच्छे से हो रही है, सक्रिय अवस्था में अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कि हमारी उम्र बढ़ती है, तो कोशिकाओं की जो कार्य क्षमता है वो कमजोर होती चली जाती है। परिणाम स्वरूप पाचन की क्रिया हमारे शरीर में सही नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका ज्यादातर भाग शरीर अवशोषित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका पाचन सही से नहीं हो पाता। और शरीर के आकार के हिसाब से कोशिकाओं को तो ऊर्जा चाहिए उतनी, तो वो क्या करती हैं, समय के साथ साथ जो अपन खाना खाते हैं उस खाने से हमें उतने पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते जितने शरीर को चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिकाओं की क्रिया विधि धीमी पड़ गई, पाचन की क्रिया कम हो गई। लेकिन हमारे शरीर में उपस्थिति जो ग्लाइकोजन जो एकत्रित हो गया है उसका उपयोग शरीर धीमे धीमे करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी पेशियां जो है ना, पेशियों के अंदर जो संचित ग्लाइकोजन था वो धीमे धीमे कम पड़ने लगता है। इसका परिणाम ये निकल के आता है कि हमारी ये त्वचा है ना, इसमें झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं और ये लटकना शुरू हो जाती है। तो आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा, उनकी जो त्वचा होती है वो काफी शिकड़ी शिकड़ी सी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका धीमे धीमे ग्लाइकोजन उसी की शरीर की कोशिकाओं ने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, और इसी की वजह से हमारा शरीर और कमजोर होता चला गया। तो ग्लाइकोजन जो है ना हमारे शरीर का जो है मुख्य संचित भोज्य पदार्थ। तो जरा देखते हैं इसके बारे में क्या कर रहे हैं। प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, क्योंकि इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। इसकी संरचना किससे मिलती है, एमाइलोपेक्टिन, अर्थात ये भी एक साखित बहुलक है। कैसा बहुलक है, साखित बहुलक। एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे प्राणी स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये पौधों का स्टार्च था, इसको हम प्राणी स्टार्च कहते हैं। आगे क्या कह रहा है इसके बारे में, ये यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, तो जब हमें आवश्यकता होती है ग्लूकोज की विशेष परिस्थितियों में, जैसे मैंने बताया, तो यही ग्लाइकोजन हमारे शरीर में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति में पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और उसका उपयोग हमारा शरीर करता है। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण प्राणी पॉलीसेकेराइड, यानी प्राणियों के शरीर में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड है।